वेलकम बैक टू हेल गार्डन और आपका स्वागत है एक और बीटीटीएच नोवेल के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में जियान मिला था नालन यानरान से। अभी वो छोटी बच्ची नहीं रही है, वो हो चुकी थी मैच्योर और उसकी स्ट्रेंथ भी पहुंच चुकी थी 5 स्टार द हुआंग पे। जियान देखता है कि नालन यानरान कर रही है 3 लोगों से फाइट और एक बंदा सामने पेड़ की टहनी पे बैठ के ये सब देख रहा होता है। नालन यानरान के 3 ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ 4 स्टार द हुआंग पे थी। वो तीनों एक ही फैक्शन से बिलोंग करते थे जिसका नाम था ग्राउंड स्प्रेड गेट, जिस वजह से इनके बीच का कोऑपरेशन भी काफी खतरनाक होता है। जब कई कोशिशें करने के बाद भी वो नालन यानरान को हरा नहीं पा रहे थे, तब वो यूज करते हैं अपनी अल्टीमेट मूव। वो अपनी अर्थ एफिनिटी की दुईकी को मिला के क्रिएट करते हैं एक ड्रैगन। ये दुईकी से बना ड्रैगन इतना खतरनाक था कि नालन यानरान भी इसे रोक नहीं पाती। उसका कंज्यूमर बन नहीं पा रहा था, तभी जियान आ जाता है बीच में। सीन कुछ ऐसा था कि नालन यानरान को एक ब्लैक कलर की एनर्जी अपनी पावर्स को यूज करने में रोक रही थी और ये एनर्जी आ रही थी उस पेड़ पे बैठे हुए बंदे की तरफ से। जियान इस काली एनर्जी को फटाक से एलिमिनेट कर देता है। मैटर और एस्केलेट होता है। हमें मालूम पड़ता है कि वो बंदा है येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांग चेन। इसकी स्ट्रेंथ भी काफी खतरनाक थी। इसके और जियान के बीच में एक शॉर्ट एक्सचेंज होता है। ऑल्दो उसकी डार्कनेस एफिनिटी वाली दुईकी काफी डेंजरस होती है, बट जियान की हेवनली फ्लेम के सामने उसकी टैंटाफिस हो गई थी। उसे जब लगता है कि जियान को वो नहीं हरा पाएगा, वो चुपचाप से डेंस फॉग में विड्रॉ कर लेता है। ये एपिसोड भी फुल ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है, तो इसे पूरा देखना अनिवार्य है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जियान जो कि इस वांग चेन को विड्रॉ होते हुए देख रहा था। इस वांग चेन का एटीट्यूड भी उन 4 पवेलियन से मैच करता था। जिन विशेष शब्दों का इस्तेमाल इसने किया था वो भी और पवेलियन से बिल्कुल पीछे नहीं थे। जियान के पीछे खड़ी नालन यानरान वांग चेन को डिसअपीयर होते हुए देखती है। अभी उसकी आंखों में एक डीप शॉक था। वांग चेन को सभी यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स जानते थे। सेम जनरेशन में किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना जो कि वांग चेन को मैच कर सके, ये काफी डिफिकल्ट है। और तो और ये एक बैटल फ्रीक है, इसे खून खराबा करने में बहुत मजा आता है। एडिशनली इसका ट्रेनिंग टैलेंट भी काफी खतरनाक था, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफी तेजी से होती है। क्योंकि येलो स्प्रिंग पवेलियन का इसके सर पे हाथ है, तो ये दोजोंग से भी पंगे लेने में नहीं डरता था। क्योंकि भले ही दूसरा बंदा दोजोंग क्लास में हो, लेकिन येलो स्प्रिंग पवेलियन की वजह से वो वांग चेन को नहीं मार सकता था। इस वजह से जैसे जैसे टाइम और पास करता है, वांग चेन का नाम और ज्यादा फैल जाता है। एंड में जाके ऐसे रूमर्स भी फैलने लगते हैं कि ये वांग चेन रियल दोजोंग से फाइट कर सकता है। रिगार्डलेस ये रूमर सही है या फिर नहीं, लेकिन इस बात पे बिल्कुल डाउट नहीं किया जा सकता कि ये वांग चेन सच में स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से नालन यानरान ने ये कभी सोचा नहीं था कि जियान से बस एक एक्सचेंज के बाद ये वांग चेन विड्रॉ करने का फैसला लेगा। अभी नालन यानरान क्या सोच रही है, जियान को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। उसका ध्यान जाता है उन तीनों लौंडों की तरफ जो कि थोड़ी दूरी पे खड़े हुए थे। वो कहता क्या हुआ, जाने का मन नहीं है? ये सुन के हुआंग टियान और बाकी के दोनों जैसे तैसे करके खड़े होते हैं। फटाक से वो वहाँ से 9-2-11 हो गए थे। शुरुआत में उन्हें लग रहा होता है कि वो जियान से फाइट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वांग चेन विड्रॉ करता है, उनकी सभी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। वांग चेन जैसे बैटल मैनियाक को विड्रॉ करने पे मजबूर करना, सामने खड़े यंग मैन की स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुकी है जहाँ पे इनकी इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच सकती। जब हुआंग टियान की टोली फाइनली गायब हो जाती है, जियान भी ये देख के गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पे एक रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आ गया था। अब उसका ध्यान जाता है नालन यानरान पे। एक मोमेंट के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। यहाँ का एटमोस्फेयर भी काफी स्ट्रेंज हो जाता है। ऐसे एटमोस्फेयर में नालन यानरान भी अपना मुंह नहीं खोलती। वो अपनी आंखों को नीचे करके उस व्हाइट फॉक्स को सहला रही थी। अब भाई सामने वाली बंदी कुछ बोल नहीं रही है, तो फिर जियान को ही शुरुआत करनी पड़ती है। वो हल्के से खांस के बोलता है, तुम भी हेवन माउंटेन ब्लड पूल की तरफ जा रही हो? जियान का ये क्वेश्चन सुन के नालन यानरान नॉट करती है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, ऑल्दो मेरी स्ट्रेंथ के साथ उन 10 स्पॉट में से एक स्पॉट को हासिल करना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे आना ही मेरे लिए ट्रेनिंग है। हम जियान को अपना सर खुजाते हुए देखते हैं। अभी वो काफी कंस्ट्रेंट फील कर रहा होता है। थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद कहता है, तुम अकेली क्यों? जिस हाथ से वो व्हाइट फॉक्स को रब कर रही थी, वो भी पॉज हो जाता है। पहली बार वो अपनी आंखें उठा के जियान की तरफ देखती है। वो कहती है, टीचर ट्रेन करने के लिए रिट्रीट पे है, इस वजह से मुझे अकेले यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए आना पड़ा। जियान एक ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, क्या पिछले 3 सालों में तुम लोग सही रहे हो? ये सुन के नालन यानरान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहती है, क्या तुम टीचर के बारे में पूछ रहे हो? जियान की बॉडी बिना नोटिस करे हुए स्टिफ हो जाती है। एक बार एक्सहेल करते हुए जियान बोलता है, क्या वो सही है? जियान कैसा रिएक्शन देख के नालन यानरान की आंखें डिम हो जाती हैं। फिर भी वो नॉड करके बोलती है, हाँ टीचर बिल्कुल सही है। जियान दोबारा पूछता है, क्या वो सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन में? उसकी आवाज थोड़ी सी हीटेड हो गई थी। जामा एम्पायर में जब वो लोग बिछड़ रहे थे, तो जियान को यूनियन की आंखों की सैडनेस याद आती है। रिगार्डलेस वहाँ पे कौन सही था और कौन गलत, मिस्टी क्लाउड सेक्ट जियान के हाथों से बर्बाद हुआ है। कुछ भी हो, मिस्टी क्लाउड सेक्ट उसका सेक्ट था और वो यूनशेन उसका टीचर। ना ही वो उन्हें भूल सकती थी, ना ही वो जियान को हर्ट कर सकती थी। इस वजह से उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, जो कि था जामा एम्पायर को छोड़ के चला जाना। ये सभी सोच के जियान के हार्ट में थोड़ा सा पेन होता है। यन शुरू से ही गलत नहीं थी। जो चीज गलत थी वो थी दोनों पार्टीज की पोजीशन। शुरुआत से ही सबसे ज्यादा हर्ट तो वही हुई थी। और तो और जामा एम्पायर से जाने के बाद उसने लगातार
ट्रैवल किया होगा। ऑल्दो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक वुमन होने की वजह से उसने काफी सफर किया होगा। जियान के क्वेश्चन को सुन के नालन यानरान साइलेंट रहती है। फाइनली वो गहरी सांस लेने के बाद बोलती है, मेरे यहाँ पे आने से पहले टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि किसी को भी उनकी लोकेशन के बारे में न बताया जाए, खासकर तुम्हें। ये सुन के जियान तुरंत ही स्टंड हो जाता है। हम उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल को आते हुए देखते हैं। जियान एक साई के साथ बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, जब तक वो ठीक है सब ठीक है। यही तुम्हारा भाई भी बोल रहा है। जियान अपना सिर हिलाता है। फाइनली इन इमोशंस को एक्सपेल करने के बाद जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, मैं भी उस हेवन माउंटेन ब्लड पूल की तरफ ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नालन यानरान की आंखें एकदम ब्राइट हो जाती हैं, लेकिन वो एक कंसर्न वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, क्या मैं तुम्हारे सर पे एक बोझ नहीं बनूंगी? जियान अपने हाथों को फैला के बोलता है, मैं इस हेवन आई माउंटेन रेंज से पूरी तरीके से अनफैमिलियर हूँ, एटलीस्ट तुम्हें इसके बारे में कुछ तो पता है। अगर तुम मेरे साथ होगी तो मुझे भी कम चिंता होगी। नालन यानरान का हाथ उस व्हाइट फॉक्स को रब करता है। एक हेजिटेशन के बाद वो फाइनली नॉड कर देती है। सीन चेंज होता है और हम दो फिगर्स को काफी स्पीड से ट्रेवल करते हुए देखते हैं। उन दोनों फिगर्स में से एक वुमन की आवाज आती है। ये जगह हेवन आई माउंटेन रेंज से काफी क्लोज है। थोड़ी और देर तक ट्रैवल करने के बाद हम हेवन आई माउंटेन रेंज के फुट के पास पहुंच जाएंगे और वहाँ पे एक नेचुरल मेज है। अच्छी बात है कि हमारे पास है साइकिक व्हाइट फॉक्स, इस वजह से हमें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। जियान नॉड करता है। कोई रास्ता बताने वाला हो तो जर्नी काफी आसान हो जाती है। नालन यानरान का ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो भी उसकी साइड में चल रहा होता है। वो कहती है, हम हेवन आई माउंटेन रेंज में एंटर कर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ हैं, बल्कि मामला यहाँ से तो और डेंजरस हो जाता है। एक्चुअली मिस हेवन आई माउंटेन रेंज को एक पावरफुल बीस्ट ट्राइब कंट्रोल करती है। जियान अपनी आईब्रोज को नेट करके पूछता है, मैजिकल बीस्ट ट्राइब, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है? नालन यानरान बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है, इस मैजिकल बीस्ट ट्राइब को बोलते हैं गोल्ड स्वॉलोइंग माउस ट्राइब। हालांकि इनमें से मैक्सिमम रैंक 3 या फिर रैंक 2 के होते हैं, बट इनके नंबर इतने खतरनाक है कि इन्हें फ्राइटनिंग भी बोला जा सकता है। ऑफ कोर्स जो गोल्ड माउस ट्राइब के कोर मेंबर्स हैं वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। वो इस हेवन आई माउंटेन के ट्रू कंट्रोलर्स हैं। र्यूमर के हिसाब से इस ट्राइब का ट्राइब लीडर ऑलरेडी रैंक 7 में एडवांस कर चुका है। इसकी स्ट्रेंथ एक एलीट 6 स्टार दोजोंग से कंपेरेबल है। ये सब सुन के जियान के दिमाग में एक डाउट आता है। वो कहता है, जब ऐसी ट्राइब इस हेवन आई माउंटेन रेंज को ऑक्यूपाई कर रही है तो ये लोग हेवन माउंटेन ब्लड पूल को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज मैजिकल बीस्ट के लिए कोई अट्रैक्शन पोजेस नहीं करती? ये सुन के नालन यानरान अपने मुंह को कवर कर लेती है। वो हंसते हुए कहती है, ही ऑफ कोर्स वो यहाँ पे डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूमन फैक्शंस ऐसा करने देंगे? वो आगे कंटिन्यू करती है, काफी समय पहले ह्यूमन फैक्शन और इनके बीच में एक खतरनाक बैटल हुई थी। उसका रीजन था ये हेवन माउंटेन ब्लड पूल। एंड में जाके ऑफ कोर्स ये गोल्ड माउस फॉलोइंग ट्राइब हार जाती है। फिर इनकी हिम्मत नहीं होती कि वो इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल को ऑक्यूपाई कर सके। ऑल्दो वो हार गए थे, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ह्यूमन फैक्शंस के स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोल्ड फॉलोइंग माउस ट्राइब या की ओवरलॉर्ड है और वो यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स को हर्ट कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्शन और इनके बीच में एक डील होती है। जो हेवन माउंटेन ब्लड पूल के 10 स्पॉट्स हैं, उनमें से पहले से ही 2 स्पॉट इन लोगों को दे दिए जाते हैं। बचे हुए 8 स्पॉट के लिए लोग फाइट करते हैं। जिसके पास एबिलिटी होती है वो इन्हें ऑक्यूपाई कर सकता है। जियान की आईब्रोज और भी निट हो जाती हैं। वो कहता है, बस 8 अनएक्सपेक्टेडली इतनी परेशानी का सामना करने के बाद इन स्पॉट को हासिल करना और भी डिफिकल्ट है, लेकिन उन 10 स्पॉट में से भी 2 चले गए। इंसानों के लिए इस कंपटीशन की डिफिकल्टी और भी हाई होती जा रही है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है नालन यानरान पे। वो कहती है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। गोल्ड फॉलोइंग माउस ट्राइब के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज है। एक्चुअली वो भी अंदर ही अंदर से काफी डिस्प्लीज्ड है। पास्ट में वो सारे के सारे स्पॉट्स को ऑक्यूपाई कर पाते थे, लेकिन अब उनके स्पॉट 5 गुने कम हो गए हैं। वो हंसते हुए आगे बोलती है, अग्रीमेंट में एक और कंडीशन थी। गोल्ड माउस ट्राइब हेवन आई माउंटेन रेंज के पास एक चेक पॉइंट को लगा सकते हैं। जो भी एक्सपर्ट आगे जा रहे हैं, इनके पास उन्हें रोकने का मौका होता है। जब तक ह्यूमन एक्सपर्ट्स की जान नहीं जाती, ये गोल्ड माउस ट्राइब हर एक चीज कर सकती है। फिर भी वहाँ पे 8 एक्सपर्ट तो होने चाहिए। यहाँ तक बोलते बोलते उसकी आंखें एकदम सॉलम हो गई थी। वो कहती है, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उस गोल्ड स्वॉलोइंग माउस ट्राइब को ऑफेंड ना करें, क्योंकि वो डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप पे कौन जाने वाला है। पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जियान और भी हेल्पलेस फील करता है। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे इतने सारे इश्यूज हैं। ओरिजिनली उसने ये सोचा था कि जो भी इस माउंटेन के टॉप पे पहुंचेगा वो इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल को सबसे पहले एंजॉय कर पाएगा। जब ये लोग बात करते करते ट्रेवल कर रहे थे तो बिना नोटिस करे ही आसपास का फॉग काफी फेंट हो जाता है। थोड़ी सी और देर के बाद इनके सामने कई पेड़ अपीयर होते हैं। इनके बीच में एक ट्री डोर था जिसमें से बस एक ही इंसान पास कर सकता है। जियान को इन पेड़ों के पास 10 और लोग दिखाई देते हैं। क्लियरली ये भी हेवन माउंटेन ब्लड पूल में एंटर करने की फिराद में थे। इनकी लोकेशन को सेंस करके वो 10 लोग पीछे देखते हैं। तुरंत ही सभी की आंखें नालन यानरान की तरफ सॉलिडिफाई हो जाती हैं। वेल एग्जैक्टली वो देख रहे थे स्नो व्हाइट फॉक्स को। लोगों की खुशी भरी आवाजें आती हैं, ये तो साइकिक व्हाइट फॉक्स है। उनकी नजरें भी इंटेंस हो गई थी। जो भी लोग यहाँ पे रुके हुए थे उन्हें सामने की मेज का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट इस साइकिक व्हाइट फॉक्स की अपीयरेंस इस सिचुएशन
एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। इतने सारे लोगों के द्वारा घूरे जाने की वजह से नालन यानरान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो फॉक्स को हक करते हुए पीछे स्टेप लेती है। साइड में से जियान उसे रीअश्योर करता है। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे फॉलो करती रहो। इमीडिएटली उसकी बॉडी से एक भयानक द्वीकी रिलीज होती है। बिना किसी रेस्ट्रेंट के 9 स्टार दो हुआंग का ऑरा चारों तरफ फैल गया था। जो लोग मुसीबत खड़ी करने वाले थे, ये ऑरा तुरंत ही उन्हें सरप्राइज कर देता है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की स्ट्रेंथ 5 स्टार दो हुआंग से कम थी। जब ये पावर 9 स्टार दो हुआंग से कंपेयर करी जाती है तो फिर गैप के बारे में तो पूछने की जरूरत नहीं है। जियान की कोल्ड आंखें चारों तरफ घूमती हैं। वो एक किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में बोलता है, जो भी हमारे 10 मीटर के दायरे में आएगा उसकी जान जाने का वो खुद ही जिम्मेदार है। इस किलिंग इंटेंट को फील करके सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जमीन पे येलो कलर की लीफ की एक परत बनी हुई थी। हम जियान को वॉक करते हुए देखते हैं। पूरा माहौल शांत होता है, बस जियान के फुटस्टेप सुनाई दे रहे होते हैं। नालन यानरान भी जियान को फॉलो करने लगती है। अभी भी लोग उसे इतनी खतरनाक तरीके से घूर रहे होते हैं कि इस हसीना को पसीना ने कवर कर लिया था। अगर ये सारे के सारे दो हुआंग अटैक करते हैं तो इवन जियान को भी इनसे बचना पड़ेगा। जैसे जैसे नालन यानरान और जियान क्लोज आते जाते हैं, एटमोस्फेयर और भी टेंस होता जाता है। जियान के जो पैर जमीन पे गिर रहे थे, लोग इन्हें अपने दिल पे फील करते हैं। उनकी सांसें भी स्टैग्नेट हो रही थी। जियान के पैर जेंटली लैंड करते हैं। वो सामने के पेड़ों को देखता है जो कि अभी उससे 10 मीटर की दूरी पे है। वो एक रिलीफ के साथ एंटर करने ही वाला था, तभी उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। साथ ही में उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ चुकी थी। जियान के चेहरे पे एक सैवेज एक्सप्रेशन आया ही था, तभी एक आवाज आती है, हम सभी को साथ में अटैक करना होगा। एक बार हमारे हाथों में वो साइकिक व्हाइट फॉक्स होगी तो फिर ये बाद में डिसाइड हो सकता है कि कौन हेवन माउंटेन ब्लड पूल में जाने वाला है। जो काफी टाइम से टेंस एटमोस्फेयर बना हुआ था, अब इस आवाज की वजह से टूट जाता है। जिन लोगों की आंखें अभी तक स्ट्रगल कर रही होती हैं, अब उन्हें एक डेंस ग्रिड घेर लेती है। यहाँ पे सभी के लिए हेवन माउंटेन ब्लड पूल एकदम तगड़ा अट्रैक्शन था, लेकिन इनमें से कोई भी वहाँ पे बिना साइकिक व्हाइट फॉक्स के नहीं पहुंच सकता था। इस वजह से ऑल्दो ने मालूम था कि जियान स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हेवन माउंटेन ब्लड पूल के अल्योर के सामने वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक से कानों में आवाज जाती है बैंग की। लोगों की आंखों में ग्रिड अपीयर ही हुई थी। उन्हें सुनाई दे गया था एक मफल्ड साउंड। जो बंदा सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे गया था, वो कटी पतंग की तरह पीछे उड़ के आता है। फाइनली वो बंदा जाके टकराता है एक बड़े से ट्री में। अटैक में फोर्स इतनी भयंकर थी कि उस ट्री में कई क्रैक्स आ जाते हैं। हम उस बड़े से ट्री को लगातार हिलते हुए देखते हैं। तभी एक और आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज थी ग्रग की। जो ह्यूमन फिगर जाके उस ट्री से चिपक गया था, वो अपने मुंह से बोलो जुबान केसरी वाली पिचकारी मार के नीचे आता है। तुरंत ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। जब वो जियान को दोबारा देखता है तो उसकी आंखों में विशियसनेस कम और शॉक ज्यादा था। इस आधी सेकंड के अंदर किसी को समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ। बस उन्हें दिखाई देता है कि जो बंदा बोला था कि सबसे पहले अटैक करो, उसकी ही सबसे पहले चटनी बन जाती है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। अभी उसके फुटस्टेप पॉज हो चुके थे। वो पीछे मुड़ के किलिंग इंटेंट भरी आवाज में बोलता है, इस बार तुम्हारी जान बच गई, लेकिन अगली बार मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला। इन शब्दों को सुन के कई लोग अपना सलाइवा गटकते हैं। जो उनके दिलों में ग्रिड सरफेस हुई थी, वो भी तुरंत ही गायब हो जाती है। सभी एक दूसरे का मुंह देख के जानना चाहते थे कि अब अटैक कौन करने वाला है। जब सभी के दिल कमजोर फील कर रहे थे, तभी एक और उकसाने वाली आवाज आती है। वो कहता है, अगर ये मेज में एंटर कर गया तो हम सभी को दोबारा हेवन माउंटेन ब्लड पूल में एंटर करने के लिए 3 साल का वेट करना पड़ेगा। जब तक हम हेवन माउंटेन ब्लड पूल के पास जा पाते हैं, सभी के पास चांस होगा। और एक बार हम हेवन माउंटेन ब्लड पूल में एंटर कर गए तो ये सारे रिस्क वर्थ इट हैं। तुम लोग जिस भी क्लैन से बिलोंग करते हो, वो भी तुम्हें ग्रूम करने के लिए पूरे एफर्ट लगाएंगे। हम सबको मिलने वाला ट्रीटमेंट भी अलग होगा। इस तरीके से डर के हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जियान की आंखें इस वक्त अनयूजुअली डार्क और कोल्ड हो गई थी। वो अपना सर घुमा के देखता है उस बंदे की तरफ जिसने अभी अपना मुंह खोला था। सरप्राइजिंगली वही बंदा था जिसको जियान ने अभी ठिकाने लगाया है। जियान की आंखों को देख के उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो अपने मुंह से खून को पहुंच के कुछ कदम पीछे लेता है। वो चारों तरफ देख के एस्केप रूट को ढूंढ रहा था। जैसे ही वो देखता है कि लोगों की आंखों में ग्रीड दोबारा से अपीयर हो गई है, उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। हाउएवर जब तक उसकी पूरी स्माइल सिनेस्टर हो पाती, अचानक से उसकी पूरी बॉडी स्टिफ पड़ जाती है। ये इसलिए क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने घोस्ट जैसा फिगर अपीयर होता है। जियान का सिनेस्टर फेस उसकी आंखों में मैग्नीफाई हो रहा था। उस बंदे की आंखें जिसने भी बोला था जियान को अपीयर होती हुई देख नैरो हो जाती हैं। दो हुआंग होने की वजह से उसका रिएक्शन काफी तेज था। वो अपने पैर को जमीन पे पटकता है, जिससे उसके सामने एक रॉक आ जाती है। इस रॉक पिलर पे अपने फीट को प्रेस करके वो तेजी से पीछे शूट होता है। अपने इस एक्शन को करने के बाद वो रिलीफ फील करता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, आप सभी लोग क्या कर रहे हो? ऑल्दो इसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार दो हुआंग पे, बट अगर हम साथ में काम करते हैं तो ये हमारे लिए कोई मैच नहीं होगा। वो आगे भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। वो अपनी खोपड़ी को धीरे धीरे करके नीचे झुकाता है। उसे दिखाई देता है एक पाम जिसे जेड ग्रीन कलर की फ्लेम ने कवर करके रखा था। अब ये हाथ उसके चेस्ट के आर पार हो चुका है। इस फ्लेम का टेम्परेचर इतना हाई था कि इस पाम को उसका ब्लड बिल्कुल छू नहीं पा रहा था। इस बंदे को एक ही अटैक में खत्म करके जियान की आंखों का किलिंग इंटेंट कम नहीं होता। वो सेंस कर पा रहा था कि आसपास के लोग भी काफी ग्रीडी हो गए हैं। जियान
जियान के एक ही इशारे पे फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ही खतरनाक तरीके से राइज करने लगता है। उस बंदे की डेड बॉडी तुरंत ही राख में बदल गई थी। नेक्स्ट मोमेंट में जियान ऑलरेडी नालन यानरान के साइड में अपीयर हो गया था। नालन यानरान को पकड़ के जियान उस ट्री डोर की तरफ लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। ये कुछ मीटर की दूरी जियान के लिए कुछ खास ज्यादा नहीं थी। पलक झपकते ही वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन जस्ट उसकी बॉडी मूव होने वाली थी, उसके सामने का ग्राउंड जहाँ पे वो ट्री डोर था वो अचानक से शेक होना शुरू हो जाता है। कई बड़े बड़े शार्प वुडन पिलर्स जो कि अंदर से दुईकी से भरे हुए थे, ये धरती में से बाहर आके कोइंसिडेंटली इस डोर को सील कर देते हैं। इन वुडन पिलर्स को देख के जियान की आंखें भी नैरो हो गई थी। उसके एक हाथ वेव करते ही सामने ग्रीन फ्लेम शूट हो जाती है, सामने एकदम तबाही फैल जाती है। जियान ने फिर से आगे जाना शुरू कर दिया था। हाथ में हैवी जुआन रूलर ऑलरेडी अपीयर हो चुकी थी। वो इन वुडन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ा ही था, तभी ग्राउंड दोबारा हिलने लगता है। जियान के पैरों के नीचे से कई रॉक स्पाइक्स ऊपर आते हैं। ये देख के नालन यानरान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो चिल्ला के कहती है बी केयरफुल। उसके मुंह से आवाज निकली थी। वो फील करती है कि उसकी कमर को किसी ने टाइटली पकड़ लिया है। वो फील करती है कि उसकी बॉडी उड़ रही है। फाइनली ये पूरे रॉक रीजन को पार करके गेट के आउटसाइड लैंड हो जाती है। उसकी वो बॉडी वहाँ पे लैंड ही हुई थी। नालन यानरान के कानों में कई रशिंग विंड्स की आवाज आती है। कई एनर्जी पिलर्स जो कि बहुत ही पावरफुल विंड को कंटेन करते थे वो जियान और नालन यानरान की तरफ स्मैश हो जाते हैं। जियान एकदम एक्सप्रेशनलेस था। अपनी हैवी रूलर को पकड़ के वो घुमाना शुरू कर देता है। उसके सामने एक के बाद एक रूलर की शेडोज अपीयर होती हैं। फाइनली उसके सामने ऐसा डिफेंस क्रिएट होता है जिसमें से हवा भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी। हमें सुनाई देते हैं बैंग बैंग के साउंड्स। ये सभी दुईकी से भरे अटैक्स रूलर शेडो डिफेंस पे लैंड करते हैं। चारों तरफ कई एक्सप्लोजन्स की आवाजें आती हैं। इन एक्सप्लोजन्स की वजह से कई रूलर की शेडो स्कैटर होने लगी थी, बट इससे पहले वो डिसअपीयर हो पाती उनकी जगह ले ली थी कई और रूलर की शेडोज ने। ये डार्क ब्लैक रूलर का शेडो डिफेंस एक ब्लैक सर्कुलर बैरियर की तरह लग रहा था, जो कि नालन यानरान और जियान दोनों को ढक लेता है। जो बाहर से अटैक्स इस पे लैंड कर रहे थे ये बस कुछ रिपल्स को ही क्रिएट कर पाते हैं। जब जियान की करंट स्ट्रेंथ और ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर का डिफेंस ऐड कर दिया जाता है तो फिर इन लोगों की इसे डिस्ट्रॉय करने की औकात नहीं थी। और तो और इस रूलर टेक्निक की अच्छी बात ये थी कि इसका ये डिफेंस मैकेनिज्म एकदम कंटिन्यूअस है। भले ही सामने पार्टी में कितने भी नंबर्स हो उसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो ब्लैक रूलर की शेडो लास्ट दुई की अटैक को ब्लॉक कर लेती है सभी के हार्ट एकदम चिल हो जाते हैं। ऑल्दो सामने वाला बंदा 9 स्टार दो हुआंग था, लेकिन इन लोगों की साइड पे 20 से ज्यादा दो हुआंग थे। फिर भी ये सब मिलके भी जियान के एक डिफेंस को तोड़ नहीं पाते। भले ही एक 9 स्टार दो हुआंग स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसकी पावर स्टेज तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हम उस ब्लैक रंग की रूलर शेडो को डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। जिस बंदे की वजह से सबकी फटी पड़ी थी वो भी अपीयर होता है। उसकी वो डार्क ब्लैक इमोशनलेस आंखें सामने जाती हैं। जो भी इनकी नजरों के दायरे में आ रहा था उनकी बॉडीज में गूज़बम्स आ रहे थे। वो साइड में खड़ी नालन यानरान को देख के बोलता है तुम अंदर पहले जाओ। जियान की आवाज सुन के नालन यानरान स्टार्टल्ड हो गई थी। वो एक ओबीडियंट तरीके से नॉड करके बोलती है मैं तुम्हारा मेज के एंट्रेंस पे वेट करूंगी। एंटर करने के बाद वहाँ पे रैंडमली कहीं भी मत जाना, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये पूरे प्रवचन सुन के जियान हाँ बोल देता है। वो नालन यानरान को जो कि अभी उस व्हाइट फॉक्स को पकड़े हुए थी उस ट्री डोर के अंदर विड्रॉ करते हुए देख रहा था। जैसे ही नालन यानरान पूरी तरीके से एंटर हो जाती है उसकी हैवी ज़ोन रूलर भी जमीन से उठ जाती है। एक पावरफुल जेड ग्रीन दुई की इस रूलर के अंदर जाने लगी थी। इस दुई की एंटर करने के बाद जो रूलर डार्क हुआ करती थी अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एकदम जेड ग्रीन कलर में। सभी के एक्सप्रेशंस तब चेंज होते हैं जब वो देखती हैं कि जियान के हाथ में हैवी रूलर कितना हैवी प्रेशर एमिट कर रही है। जो कॉशियस लोग थे वो चुपचाप से विड्रॉ करने लगते हैं। एक्चुअली में अब उन्हें समझ में आ रहा था कि जो बंदा उनके सामने खड़ा हुआ है वो मिस फेंग या फिर टैनिंग से बिल्कुल कमजोर नहीं है। जब जियान देखता है कि कई लोग विड्रॉ करने का मूड बना रहे हैं तो उसके चेहरे पे एक आइसी कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो कहता है अब जाने के लिए देर हो गई है। तुरंत ही उसकी आंखें फोकस हो जाती हैं और वो हैवी रूलर काफी खतरनाक तरीके से आगे घुमा दी जाती है। जियान कहता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। उसके मुंह से आवाज निकली थी। ये आसपास का डार्क एटमोस्फेयर एकदम ब्राइट हो जाता है। एक हरे रंग का रूलर ग्लो जिसका साइज 100 फीट से ज्यादा का था ये एक ड्रैगन की तरह आगे जाता हुआ दिखाई देता है। अभी सामने खड़े अपोनेंट्स के माइंड एकदम नम पड़ चुके थे। जमीन पे कई क्रैक लाइंस अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भूकंप आ गया है। ये रूलर ग्लो बहुत ही तेज था, पलक झपकते ही उन लोगों की तरफ पहुंच गया था। कई लोगों के पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपने सामने द्विकी से एक बैरियर को फॉर्म कर पाए। फिर होना क्या था, ग्राउंड में बैंग बैंग की आवाज के साथ कई लो और डीप एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं। लोग चीखते हुए जमीन पे जाके गिरते हैं। इन सभी की बॉडी जमीन पे घिसटते हुए जा रही थी, जिससे छोटी छोटी गलीज क्रिएट होती हैं। और जो इन लोगों की वजह से बड़े बड़े ट्रीज टूटे थे, इस वजह से आसपास का 50 मीटर का रेडियस एकदम मैस में बदल जाता है। जियान की करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर वो फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी लॉन्च करता है तो इवन एक ऐसा वॉरियर जो कि दो हुआंग के पीक पे पहुंच चुका है वो भी इसे आसानी से रिसीव नहीं कर सकता। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे किसी की स्ट्रेंथ 5 स्टार दो हुआंग से आगे नहीं गई थी। ऑफ कोर्स इनके साथ ऐसा होना ही था। थोड़ी देर बाद वो ग्लो शांत होता है, जमीन भी ठहर गई थी। जियान की आंखें जाती हैं उन लोगों पे जो भी
भी 100 मीटर से ज्यादा दूरी पे जाके गिरे। अभी इनके बीच में से कराने की आवाजें आ रही थी। यहाँ पे मैक्सिमम लोग सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। अब किस किस की जान गई ये तो क्लियर नहीं है। जियान अपना सिर हिलाता है। हैवी रूलर को अपनी स्टोरी रिंग में रखने के बाद वो जाने के लिए तैयार था, बट इससे पहले वो अपने एक कदम को आगे रख पाता, उसके साइड में से एक एल्डरली आवाज आती है। वो कहता ही लिटिल फेलो, सच में तुम काफी विशियस हो। तुमने इतना खतरनाक अटैक इन लोगों के ऊपर लॉन्च कर दिया है, लेकिन क्या इस जगह की ऐसी खराब हालत करके तुम चुपचाप से जाना चाहते हो? जियान के फुटस्टेप पॉज होते हैं। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे दिखाई देता है ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन। इसकी अपीयरेंस काफी हम्बल लग रही थी। अभी ये जियान को स्माइल के साथ देख रहा होता है। इस ग्रे रोब पहने ओल्ड मैन को देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है दोजोंग, ये बंदा काफी स्ट्रेंज तरीके से यहाँ पे अपीयर हुआ था। जियान के शार्प परसेप्शन के बाद भी वो इसे सेंस नहीं कर पाया था। उसे याद था कि स्ट्रॉन्ग लोग हेवन आई माउंटेन रेंज में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये क्यों? अचानक से उसके दिमाग में एक बात क्लिक करी थी। वो थोड़ी और देर तक इस हम्बल लुकिंग ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन को देखता रहता है। एक मोमेंट के बाद जियान स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ कप करता है। वो एक रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, ओल्ड सर, आप गोल्ड स्वॉलिंग माउस ट्राइब के एल्डर हो गए। हेवन आई माउंटेन रेंज में बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं आ सकता, लेकिन सामने खड़े बुड्ढे की स्ट्रेंथ ऑलरेडी उस चीज को सरपास कर चुकी है। मोस्ट लाइकली ये बाहर से नहीं आया है, ये यहीं का लोकल एक्सपर्ट है। एडिशनली ये पूरी हेवन आई माउंटेन रेंज ही गोल्ड स्वॉलोइंग माउस ट्राइब के अंडर आती है। जब वो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन जियान की आवाज सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन आ गया था। तुरंत ही वो टहनी से नीचे आता है। वो जियान को देख के एक स्माइल के साथ बोलता है, लिटिल फेलो, तुम्हारी आई साइट काफी सही है। जियान भी स्माइल करता है, क्योंकि नाला नियानरान ने ऑलरेडी उसे रिमाइंड कर दिया है वो जानबूझ के इस गोल्ड स्वॉलिंग माउस ट्राइब के मेंबर को ऑफेंड नहीं करेगा। और तो और ये सामने वाला इंसान काफी स्ट्रॉन्ग है। अपने ट्राइब के अंदर इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होगी। जियान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम जियान है। मेरी गलती की वजह से इस जगह की ऐसी हालत हो गई है। आई होप ओल्ड सर आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे। एक इशारे पे एक जेट बोतल बाहर आती है। जियान इस बोतल को सामने ऑफर करता है। वो कहता है ये कुछ चीप मेंडिंग पिल्स हैं। ऑल्दो ये आपकी आंखों में कुछ नहीं होंगी, फिर भी अपनी दुखी को रिकवर करने में काफी हेल्पफुल है। एक्चुअली में चीप मेंडिंग पिल टियर 5 की एक्सपेंडेबल पिल है। इसका यूज कोई दो होंग या फिर दोजोंग कर सकता है। इससे दुखी काफी तेजी से रिकवर करी जा सकती है। जियान के एक्शंस को देख के वो ओल्ड मैन स्टार्टल्ड हो जाता है। उसकी आंखें भी नैरो हो चुकी थी, लेकिन जब उसके कानों में जाता है चीप मेंडिंग पिल तो हम उसकी आंखें एकदम चमकते हुए देख सकते हैं। मैजिकल बीस्ट के लिए मेडिसिन पिल और भी रेयर होती हैं, क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस हैं जो कि एल्केमी का यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्पेशल कंडीशंस के अंदर कई मैजिकल बीस्ट भी पिल्स को रिफाइन कर लेते हैं, लेकिन उनके नंबर्स काफी कम है। भले ये चीप मेंडिंग पिल एक हाई टियर की नहीं हो, बट जिस तरीके से इसका यूज करके दुखी को रिकवर किया जा सकता था, ये इस ओल्ड मैन के लिए काफी अट्रैक्टिव थी। फटाक से वो ओल्ड मैन एकदम पलटी मार लेता है। वो एक चीकी स्माइल के साथ कहता है, लिटिल फेलो, जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मेरी आंखों को भा गए हो। ये कहने के बाद वो फालतू की एक्टिंग नहीं करता। जियान के हाथ से वो मेंडिंग पिल्स की बोतल भी चली गई थी। बोतल को रखने के बाद वो चारों तरफ देख के बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी से बोल दूंगा जिससे ये जगह सही हो जाए। लिटिल फेलो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और भी कोई छोटी मोटी परेशानी है मैं तुम्हारे लिए उन्हें भी क्लियर कर दूंगा। ये सुन के जियान नोड करता है। वो दोबारा अपने हाथों को कप करके बोलता है, थैंक यू ओल्ड सर। ये सुन के वो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन हंस के बोलता है, मेरा नाम है जिनजियू, मुझे वो ओल्ड सर बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसकी नजरें जियान की बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगी थी। वो कहता, लिटिल फेलो, तुम एक एल्केमिस्ट हो ना, ऐसा सेंट कोई ऑर्डिनरी इंसान पोजेस नहीं करता। ये सुन के जियान भी हेजिटेट करने लगता है। क्लियरली दूसरी पार्टी की सेंस ऑफ स्मेल काफी खतरनाक है। इस वजह से जियान भी बिना कुछ हाइड करे नोट करता है। जियान को नोट करते हुए देख उस जिनजियू की आंखों में एक स्ट्रेंज ग्लो फ्लैश होता है। वो हंसते हुए कहता है, ही एल्केमिस्ट बहुत रेयर है। वो एक स्माइल के साथ कहता है, तुम पहले एंटर करो। वो लड़की जिसके पास साइकिक व्हाइट फॉक्स है, उस इमेज को क्रॉस करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बीच में फिर भी कई ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो तुम्हें हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंचने से रोकेंगे। रिलैक्स, मैं भी ऐसा नहीं हूँ जो काइंडनेस को याद न रखता हूँ। तुम्हारा स्पेशली ध्यान रखने के लिए मैं किसी न किसी को बोल दूंगा। ये सुन के जियान के दिल में तो खुशी फैल गई थी। लगता है इनकी मेंडिंग पिल्स को देना कोई नुकसान का फायदा नहीं रहा। इस बुड्ढे की गोल्ड स्वॉलिंग माउस ट्राइब में बिल्कुल हाई पोजीशन है। जब जियान का काम हो जाता है तो वो भी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। एक बार जिनजियू की तरफ हाथ कप करके वो उस डोर में एंटर कर जाता है। जियान को जाते हुए देख जिनजियू अपनी दाढ़ी को सहलाते हैं। थोड़ी सी डीप थिंकिंग के बाद वो बोलते हैं, ये लिटिल फेलो भी एल्केमिस्ट है, बट आई वंडर क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम काफी परेशानी से बच सकते हैं। जैसे जियान ने इस डोर के अंदर पैर रखा था, उसके सामने का नजारा एकदम ब्राइट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जियान की तो बत्ती गुल हो गई थी। जब वो ग्रेजुअली रिकवर होता है तो हम उसकी आंखों में एक स्टन्ड एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अब वो बहुत ही डेंस फॉग वाले एटमॉस्फेयर में पहुंच गया है। इस फॉग को स्कैटर करना लिटरली इम्पॉसिबल हो रहा है। माउंटेन रेंज के फॉग से यहाँ की डेंसिटी कम से कम 10 गुना ज्यादा है। और तो जिस चीज ने जियान का सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया था वो ये थी कि उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन एकदम फेल हो रहा था। जब वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को फैलाता था तो कोई चीज उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर लेती थी। जियान को सामने की एरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता था। वो
वो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ चारों तरफ देख के बोलता है, क्या यही वो मेज है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे? अब मालूम पड़ा है कि ये कितनी ट्रबलसम है। जब वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है तभी उसके हाथों में एक ठंडी सी सेंसेशन होती है। उसके कानों में नाला नियानरान की आवाज जाती है। वो कहती है, तुम पैनिक मत हो, ये मैं हूँ। जियान का टेंस्ड एक्सप्रेशन रिलैक्स होता है। जहाँ से वॉइस आई थी उसका ध्यान भी उस तरफ चला गया था। हाउएवर उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो टच की सेंसेशन फील हुई थी और जो नाला नियानरान की आवाज थी वो जियान को एकदम रियल लग रही थी। जब ये सारे डाउट्स जियान के दिमाग में घूम रहे होते हैं तभी नाला नियानरान की एक और आवाज उसके दिमाग में ट्रांसमिट होती है। वो कहती है, तुम्हें चारों तरफ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मेज आई साइट को ब्लॉक कर देती है। इवन दो हम काफी क्लोज हैं फिर भी हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। मैं तुम्हें पकड़ के आगे ले जाऊंगी। साइकिक व्हाइट फॉक्स की एबिलिटी के साथ हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाला नियानरान की आवाज सुन के जियान नोट करता है। वो अपने आप को काफी लकी मान रहा था कि बीच में नाला नियानरान से उसकी मुलाकात हो गई, वरना वो भी यहाँ पे ट्रैप हो सकता था। इस पूरी मेज को डेंस फॉग ने कवर करके रखा होता है और जियान के हाथ को पकड़े हुआ था एक और टॉप क्वालिटी का हाथ। ये हाथ इतना सॉफ्ट था कि किसी की से छोड़ने की इच्छा न हो। जब ये सभी थॉट्स जियान के दिमाग में आते हैं तो उसकी आंखें एकदम वाइड ओपन हो जाती हैं। जैसे इस तरीके की फीलिंग अपीयर हुई थी फटाक से जियान इसे सप्रेस कर देता है। अभी उसके चेहरे पे एक एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन था। नाला नियानरान लगातार जियान को पुल कर रही थी। इस तरीके से ये लोग काफी टाइम तक आगे चलते रहते हैं। फाइनली जियान सेंस कर पा रहा था कि आसपास का डेंस फॉग अब काफी फेंट होता जा रहा है। जियान के साइड से नाला नियानरान की आवाज आती है। वो कहती है, हम इस मेज से बाहर आने वाले हैं। इस आवाज ने जियान के बर्डन को कम कर दिया था। नाला नियानरान की आवाज आई थी तब एक हल्की सी हवा आती है। सराउंडिंग फॉग काफी खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट करने लगता है। अगले ही मोमेंट में ये फॉग गायब हो गया था और आसपास का सीन क्लियर हो जाता है। जियान और नाला नियानरान के सामने अपीयर हुआ था एक बहुत ही मैजेस्टिक सा माउंटेन। अभी ये लोग उसके बॉटम पे थे। जियान का ध्यान जाता है इसकी पतली सी रोड पे जिसका ढलान काफी खतरनाक था। अब यहाँ पे कई बड़े बड़े चूहे आते जाते दिखाई देते हैं जिन्हें गोल्डन हेयर्स ने कवर करके रखा होता है। नाला नियानरान की आंखें भी इन गोल्डन कलर के माइस को देखती हैं। वो जियान को रिमाइंड करते हुए बोलती है, ये गोल्ड सोलोइंग माइस होंगे, इन्हें बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना वरना गोल्ड सोलोइंग माउस टाइप डेफिनेटली ऑफेंड हो जाएगी। जियान यस बोल देता है। नाला नियानरान उस व्हाइट फॉक्स को हक करके सामने पॉइंट करके बोलती है, चलो तो फिर हम चलते हैं। आधी दूरी पे वो हेवन माउंटेन स्टेज है। उसके बाद कुछ चेक पॉइंट्स मिलेंगे जो कि गोल्ड सोलोइंग माउस टाइप के द्वारा प्लेस करे गए हैं। अगर कोई हेवन माउंटेन ब्लड पूल के पास पहुंचना चाहता है जो कि टॉप पे है उसे इन चेक पॉइंट्स को पास करना ही होगा। जियान एक डाउट के साथ कहता है, हेवन माउंटेन स्टेज, ये वही हेवन माउंटेन स्टेज थी जिसके बारे में वांग जियान और टैनिंग बात कर रहे थे। और तो और टैनिंग ने बोला था कि हेवन माउंटेन स्टेज पे वो दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। लगता है वो इन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने वाले कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहा था। साइड में खड़ी नाला नियानरान हंस के बोलती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। गोल्ड सोलोइंग माउस टाइप काफी डिफिकल्ट चेक पॉइंट्स को प्लेस करती है। ऑल्दो यहाँ पे आने वाले सभी लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं फिर भी उनके लिए इन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना डिफिकल्ट होता है। जियान स्माइल करता है। अभी उसकी आंखों में एक हीटेड एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। वो कहता है, ऐसी बात है तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, इससे पहले वो आउट ऑफ स्पॉट ऑक्यूपाई हो जाए हमें उन पे कब्जा करना होगा। ये कहने के साथ ही जियान अपने पैरों को रॉक स्टेयर पे प्रेस करता है। अगले ही पल में वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक ब्लैक फिगर में। नाला नियानरान उसका पीछा काफी तेजी से करती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हेवन माउंटेन का मिडिल पार्ट। ये जगह काफी स्पेशियस थी। यहाँ पे एक पत्थरों से बना प्लेटफॉर्म था। पत्थरों से बनी सीढ़ियां ही इस रॉक प्लेटफॉर्म को हेवनाई माउंटेन से जोड़ती थी। अब इन रॉक स्टेयर्स के फ्रंट पे खड़े हुए थे कुछ फिगर्स। ध्यान से देखने पे ये मालूम पड़ते हैं गोल्ड सोलोइंग माउस टाइप के मेंबर्स। रॉक स्टेयर से थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी करीब 20 फिगर्स खड़े होते हैं। ये साइज के हिसाब से डिवाइड कर दिए गए थे। यहाँ पे कुछ लोग अकेले थे, कुछ लोग 3 के ग्रुप में थे तो कई ग्रुप और भी ज्यादा मेंबर्स को कंटेन करते थे। अब इन लोगों ने पूरे प्लेटफॉर्म को घेर रखा था। इनके बीच में लगातार बातें होती रहती हैं। ओकेजनली इनका ध्यान जाता है सामने की रोड पे जो प्लेटफॉर्म की तरफ आती थी। टाइम के हिसाब से मेज भी क्लोज होने वाली होगी। एक बार टाइम खत्म होता है, मेज क्लोज होती है, तब टाइम आएगा चेक पॉइंट्स को तोड़ के आगे जाने के अटेम्प्ट्स का। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है कलरफुल फिगर की तरफ जो अपने फीनिक्स जैसे ऑरे की वजह से सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। नेचुरली ये होती है विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फंग। हालांकि ये साइड में खड़े बंदे के साथ लगातार बात करती है बट ओकेजनली इसकी भी आंखें उस रोड की तरफ जाती थी। उसके चेहरे पे एक रिडिक्यूल वाले एक्सप्रेशन को देखा जा सकता है। थोड़ी सी देर बाद वो अपना सिर हिलाती है। लगता है उसने जियान को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो इस हेवन माउंटेन स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। अचानक से एक गोंग साउंड सुनाई देता है। हम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटे से ओल्ड फिगर को आते हुए देखते हैं। प्लेटफॉर्म के चारों तरफ देख के वो एक इंडिफरेंट आवाज में बोलता है, टाइम खत्म हो गया है, चेक पॉइंट के ब्रेक थ्रू के अटेम्प्ट्स शुरू करे जाएं। जब उस कलरफुल ड्रेस लेडी की कानों में आवाज जाती है तो रोड से उसकी नजरें पूरी तरीके से विड्रॉ हो गई थी। लगता है उस बंदे ने अपने अंदर की पावरफुल स्पिरिट पे ही रिलाई किया था, लेकिन उस एडवांटेज का इस हेवनाई माउंटेन रेंज में कोई फायदा ही नहीं है। जब सभी की नजरें शिफ्ट हो रही होती हैं तभी नीचे से काफी
तेज रशिंग साउंड्स आते हैं। अगले ही पल में दो फिगर्स दिखाई दिए थे। हम उन्हें प्लेटफॉर्म पे आराम से लैंड करते हुए देखते हैं। साथ में आई थी हंसी की आवाज। जियान कहता है, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे आने में थोड़ी सी देरी हो गई है। होपफुली मैंने किसी की चेक पॉइंट पासिंग को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जैसे ही मिस फेंग के कानों में हंसी की आवाज जाती है, उसकी दोनों आंखें एकदम सॉलिडिफाई हो गई थी। हिंदी में बोले तो खुली की खुली रह गई थी। उसका सर घूमता है स्माइलिंग यंग फेस की तरफ। जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये कौन है, तो वो एक कोल्ड स्नॉट के साथ अपना सर फिर से घुमा लेती है। हम भी इसी के साथ इस एपिसोड को क्लोज करते हैं। अब टाइम आ गया इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने का। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जियान इस हर्डल को कैसे पार करेगा। हम मास्टर याओलॉ की बेस्ट फ्रेंड फेंग जुनजे को तो जानते ही हैं, तो अगले पार्ट में फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल से भी इंट्रोडक्शन होगा। तो मैं समझ में तो आ ही रहा होगा कि गेम अब बड़ा होने वाला है। जिस लेवल की पावर्स के बारे में अभी तक बात नहीं करी जाती थी, वो कुछ ही समय में दिखने वाली है। अगर एपिसोड को रिलीज टाइम से पहले देखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। चैनल के होम पेज पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। वहाँ पे आपके लिए एकदम एक्साइटिंग कल्टिवेशन सिस्टम की तरह मेंबर्स का भी सिस्टम है। चेकआउट करना मत भूलना। अगर इससे पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। राइट में मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड जब वो रिलीज होगा। तब तक के लिए चिल मारो। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट। टाटा बाय बाय।